हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो मेरा नाम प्रतीक तोमर है। यूजीसी नेट पेपर 1 का हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। ज्ञानस्थली क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूनिट 1 को हम डिस्कस कर रहे हैं और यूनिट 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड के क्लास नंबर 4 पर हम हैं। तो यानी यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड जो है उसका ये क्लास नंबर 4 है। आज का हमारा टॉपिक है लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स। जून 2024 को हम टारगेट कर रहे हैं और मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि हम नेट को नहीं जेआरएफ को टारगेट कर रहे हैं। तो जो एलिजिबल है जेआरएफ के लिए, उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि आप जेआरएफ से कम कुछ मत सोचो। बिना कुछ जो है देरी किए हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे नए लर्नर्स भी जुड़ रहे हैं, तो मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम प्रतीक तोमर है। पेपर 1 का यहाँ एजुकेटर हूँ ज्ञानस्थली क्लासेस पे आपके लिए। क्वालिफिकेशंस मेरे जेआरएफ दिसंबर 2022 में जो हुआ था उसको मैंने क्लियर किया अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। मैंने सीटेट और यूपीटेट और ऐसे बहुत सारे मल्टीपल टीचिंग एग्जाम्स क्लियर किए हैं। बीएड में मैंने सिल्वर मेडल मुझे मिल चुका है। बीबीए में मैं रैंक होल्डर रहा हूँ अपनी यूनिवर्सिटी में। और एक्सपीरियंस की बात करें तो 3 साल का ऑनलाइन ऑफलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस और इसके साथ साथ 1 साल का जेआरएफ मेंटोरिंग और गाइडेंस प्रोग्राम मैंने चलाया था, जिसके थ्रू अभी तक 3 जेआरएफ जो है मैं इस प्रोग्राम के थ्रू दे चुका हूं। तो जेआरएफ मेंटरिंग का भी मेरे पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने टेलीग्राम पे ज्ञानस्थली को फॉलो नहीं किया है तो ये है हमारा टेलीग्राम हैंडल, यहाँ जाके जरूर फॉलो कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर पे कोई भी क्वेरी कंसर्न हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और यूट्यूब पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ज्ञानस्थली क्लासेस को तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एक छोटा सा और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा। जिस बैच में आप एनरोल्ड हो, एकलव्य बैच इसका नाम है, ज्ञानस्थली जो है आपके लिए लेकर आए हैं एकलव्य बैच, जो कि यूजीसी नेट पेपर 1 को टारगेट कर रहा है। इसमें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं क्लास प्लस टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करेंगे, प्लस क्लास नोट्स। और आखिरी में जो है आपको एक मैराथन भी दिया जाएगा। और इसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस होते हैं। इसका प्राइस बहुत अफोर्डेबल रखा गया है ताकि मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट ले सकें। ओनली 1500 रुपीज द प्राइस। और डिस्काउंट कोड है PS100। तो अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो अच्छा लग रहा है, तो आप जो है दूसरे लोगों को भी बता सकते हैं, अपने जानने वाले को भी बता सकते हैं। और इस डिस्काउंट कोड का यूज करके इस 1500 पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आप जो है पा सकते हैं। कोई भी क्वेरी कंसर्न हो तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल करके यहाँ जरूर पता कर सकते हैं। और बैच को भी परचेज करना हो तो यहाँ कॉल कर सकते हैं। अब बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। ये इन्फॉर्मेशन जो है देना जरूरी होता है क्योंकि बहुत सारे नए लर्नर्स जुड़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी शिक्षार्थी के लक्षण। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि शिक्षार्थी की विशेषताएं। विशेषताएं कहना ज़्यादा अच्छा होगा लक्षण से। ठीक है, तो क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए एक शिक्षार्थी के अंदर, मतलब एक लर्नर के अंदर। ठीक, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए आप खुद सोचिए कि आप एक लर्नर हो तो आपके अंदर क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या खूबियां होनी चाहिए एज अ लर्नर। क्योंकि इसके पहले हमने टीचर के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है समझे हैं, तो लर्नर का भी कैरेक्टरिस्टिक्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखिए, सबसे पहले ये जानने से पहले कि भाई लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, हमें ये जरूर जानना होगा कि लर्नर कौन है। लर्नर जो है यानी एक शिक्षार्थी जो है वो एक ऐसा इंडिविजुअल, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो नई चीज़ें सीखने के लिए प्रेरित रहता है, नई चीज़ें सीखना चाहता है, उसके लिए इच्छुक होता है, समझने के लिए, सीखने के लिए। ठीक है, तो उसके मन में एक चीज़ आप हमेशा याद रखो कि सबसे इंपॉर्टेंट, एक लर्नर वही है जो क्यूरियस है। क्यूरियस मतलब जिज्ञासु। ठीक है, तो आप अगर जिज्ञासु नहीं हो तो आप एक लर्नर नहीं हो। ठीक है, और लर्नर जो है ना वो एक टीचर भी हो सकता है। टीचर भी एक लर्नर होता है। और कोई भी, मैं तो कहता हूं कि हमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे ध्यान देना चाहिए। हमें अपना लर्निंग बंद ही नहीं करना चाहिए, रोकना ही नहीं चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है कि लर्निंग जो है ना एक प्रोसेस है, किस चीज़ का, समझने का, अंडरस्टैंडिंग का और ज्ञान को अर्जन करने का, एक्वायरिंग ऑफ नॉलेज। ठीक है, और इसके साथ साथ नई नई चीज़ें, नए नए कॉन्सेप्ट्स जो हमारी हैं, जो भी अवधारणाएं हैं, इसके साथ साथ नई चीज़ें हैं, उनको सीखने का जो एक पूरा प्रक्रिया है ना उसे हम कहते हैं लर्निंग। ये पूरा एक प्रोसेस है। एक जो है व्यक्ति जो है ना वो लर्नर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हो सकता है। ठीक है, तो ये नहीं है कि आप जो है जब स्कूल में हो, जब आप कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो तभी आप लर्नर हो। यू कैन बी अ लर्नर एट एनी एज, एट एनी टाइम। चाहे आपके दादाजी हो वो भी एक लर्नर हो सकते हैं, आपके पापा हो वो भी लर्नर। अच्छा ये बताइए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मोबाइल फ़ोन्स जो है मैक्सिमम 2010 के बाद ही ये जो स्मार्टफोन्स है ये आने स्टार्ट हुए। ठीक है,
अब 2010 के बाद आपने देखा होगा कि इसके पहले तो मोबाइल फ़ोन्स के बारे में, स्मार्टफ़ोन्स के बारे में कोई जानता नहीं था, ज़्यादा कोई चलाता नहीं था। लेकिन देखिए कि हमारे जो पापा लोग हैं, जो हमारे मम्मी-पापा, हमारे दादाजी, ये लोग भी मोबाइल चलाना सीख गए। कैसे सीखे? अगर वो एक लर्नर नहीं होते तो सीख पाते क्या? तो देखिए, लर्नर जो है किसी भी एज में हो सकते हैं। तो ये जो एज का फैक्टर है, जो ये जेंडर का फैक्टर है, मतलब इसे कह सकते हैं कि चाहे अधिक एज हो, चाहे कोई भी जेंडर हो, चाहे मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर कोई भी हो, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो है ना, लर्निंग और लर्नर के बीच में बिल्कुल नहीं बाधा के तौर पे आती हैं, ठीक है? तो एक लर्नर जो है, उसके लिए ये सारे फैक्टर्स कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं। जो एज है, जो ये जेंडर है, ये सिर्फ जो है एक एज जो है एक नंबर है, जेंडर जो है सिर्फ एक कहने की चीज़ है, बाकी जो है कुछ नहीं, एक सोशल कंस्ट्रक्ट है जेंडर, और कुछ नहीं है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो लर्निंग किस चीज़ पे डिपेंड होता है? बहुत सारे अलग-अलग चीज़ों पे, बहुत सारे अलग-अलग उपायों पे, विभिन्न उपायों पे ये जो है डिपेंडेंट होता है, ठीक? क्या-क्या हो सकते हैं वो? जैसे कि जो हम कहते हैं ना कि पैराडाइम शिफ्ट स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर अ जॉब, कि मतलब जैसे जो भी नौकरी के लिए, ठीक है, नौकरी करने के लिए आपको अलग अलग तरीके के जो है स्किल्स को डेवलप करना पड़ता है, ठीक? अब नए नए क्या, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। पैराडाइम शिफ्ट होने का मतलब कि चेंजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा चेंजेस, और चेंजेस आने की वजह से आप अगर लर्निंग नहीं करोगे तो यू विल नॉट फिट फॉर द जॉब, ठीक है? कोई भी जॉब के लिए आप फिट नहीं बैठोगे। तो इसके लिए लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके साथ साथ लर्निंग स्कूलिंग रिक्वायरमेंट्स में, क्योंकि आपको भाई सर्टिफिकेशंस तो लेना ही है, ठीक है? सर्टिफिकेट्स जो है, ये डिग्रीज जो है, ये लेने ज़रूरी हैं, क्योंकि देखिए आप कितना भी नॉलेज एक्वायर करें, लेकिन अगर आपके पास एक डिग्री नहीं होगा तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। मान लो आप एक डॉक्टर हो, आप एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो प्रैक्टिस कब करोगे? इफ़ यू विल हैव अ डिग्री अबाउट इट, ठीक है? तो जो भी डिग्री, जैसे MBBS होगा, MD होगा आपके पास, DM होगा, ये सारी डिग्री अगर हो जाएंगी ना आपके पास, तो आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये डिग्रीज नहीं होंगी तो आपके पास कितनी भी नॉलेज हो, यू कैन नॉट प्रैक्टिस, ठीक है? तो इसके लिए, ये क्रेडिबिलिटी के लिए लर्निंग इंपॉर्टेंट है, ठीक? और लर्निंग क्यों इंपॉर्टेंट है, और लर्निंग जो है किस चीज़ पे डिपेंड करता है? देखिए, क्यूरियोसिटी अगर आपके अंदर, आप जिज्ञासु हो तब भी, और इसके साथ साथ एक अगर कोई भी व्यक्ति है वो सीखना चाहता है, तो उसके लिए जो है लर्निंग जरूरी नहीं है कि वो स्कूल जाके ही सीखेगा। उसके लिए लर्निंग जो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग के तौर पे काम कर सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने एक इंट्रोडक्शन के तौर पे समझा कि लर्निंग है क्या, ठीक है, लर्नर कौन है, लर्निंग क्या है, ये समझ लिया। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो स्टार्ट होता है यहाँ से। ये है लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसे हम कहते हैं शिक्षार्थी के विशेषताएं, ठीक है? तो कुछ जो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, जिनमें सबसे पहले हम देखें तो क्यूरियोसिटी। मैं क्यों आपको सबसे पहले मैंने यही मार्कअप करवाया था आपसे, है ना? वहाँ लिखा था मैंने कि क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा। जिज्ञासा जो है ना, एक लर्नर के भीतर, एक लर्नर के अंदर होना ही चाहिए। तो जो भी नई चीज़ों को खोजने और सीखने का जो आपके अंदर जो इच्छा होती है, जो इच्छा शक्ति है, इनहेरेंट डिज़ायर है आपके अंदर, क्या, किस चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए, किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हो, कोई नई चीज़ें सीखना चाहते हो ना, तो वो क्यूरियोसिटी जो है ना, वो लर्नर के अंदर होना चाहिए। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है लर्नर का। दूसरा है भाई मोटिवेशन। अगर आपके पास मोटिवेशन नहीं होगा तो आप नहीं लर्न कर पाओगे, किसी भी चीज़ को नहीं सीख पाओगे। क्यों मैं ये कह रहा हूँ? देखिए, आपके जब एग्ज़ाम्स पास आ जाते हैं तो आप क्या करते हो? आपका जो पढ़ाई, आप देखोगे कि जैसे एग्ज़ाम्स पास आ जाते हैं ना, तो आपका जो पढ़ाई करने का तरीका है वो पूरा चेंज हो जाता है। आप जो है बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली पढ़ाई करने लगते हो, प्रोक्रास्टिनेट नहीं करते हो, मतलब टालते नहीं हो चीज़ों को, है ना? ऐसा होता है कि जब एग्ज़ाम आपके आस-पास आ जाता है तो आप तेज़ पढ़ने, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन आ जाता है आपके अंदर। लेकिन अगर आप एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आपके अंदर हो, तो फिर वही होगा कि देखिए, जैसे आपको एक ग्राफ बना के मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ। देखिए, जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है ना, वो ये है, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में, यानी बाह्य जो अभिप्रेरणा है, उसमें क्या होता है ना कि देखिए, ग्राफ एक बार ऊपर जाएगा यहाँ तक पीक पे, और फिर एक बार डाउनफॉल आ जाएगा, फिर एक बार यहाँ से नीचे चला जाएगा, फिर एक बार ऊपर आएगा, फिर एक यहाँ से डाउनफॉल आ जाएगा, ठीक है? तो बार बार देख रहा हूँ कि यहाँ डाउनफॉल आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इंट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में बात करूँ ना, तो ये क्या होता है ना कि देखिए, धीरे ही बढ़ेगा, लेकिन जो है ये, इसका जो ग्राफ है ना, वो ऐसा चलेगा, ऐसा, 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 ये भले ही पठार आ जाए, भले ही सीधा हो जाए, लेकिन ये चलता रहेगा। तो देखिए, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, भले ही हल्का ही इसमें ग्रोथ आए, लेकिन ये जो है ना, काफ़ी बेहतर साबित होता है। अगर हम बात करें
अगर कंपैरिजन करें एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के। ठीक, अलग अलग ड्राइव हो सकते हैं जो शिक्षार्थी है उसके, अलग अलग सफल होने के शिक्षार्थी का जो इच्छा है ना उसको प्रभावित करने वाले अलग अलग कारक हो सकते हैं। ठीक, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं ना जो कि इसको अफेक्ट करें और उससे मोटिवेट जो है या तो लर्नर क्या होगा, या तो नेगेटिवली और या फिर पॉजिटिवली। अगर नेगेटिवली इम्पैक्ट कर दिया इसने तो फिर वो लर्नर जो है ना वो फिर काफ़ी लर्निंग से दूर जाने लगेगा, और जैसे ही अगर वो पॉजिटिवली मोटिवेट हो जाए तो फिर क्या होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग करने लगेगा। तो ये एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके बाद हम बात करें इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक, तो अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स होते हैं, अलग अलग प्रेफरेंसेज होते हैं, अलग अलग एबिलिटीज़ हम सबकी होती हैं। मुझे जो है लिटरेचर अगर अच्छा लगेगा तो हो सकता है आपको साइंस अच्छा लगे, तो आपको हो सकता है कि ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स अच्छे लगते हैं और मुझे जो है ऑफलाइन जाके क्लास में बैठ के पढ़ना अच्छा लगता हो। आपके प्रेफरेंस अलग अलग हो सकते हैं, और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के एक जो है बेहतर तरीके का टीचिंग देना, टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट तैयार करना, वो एक टीचर का काम है। और एक लर्नर जो है ना वो अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हिसाब से उसके अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स हो सकते हैं, प्रेफरेंस हो सकता है कि एबिलिटीज़ उनके अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, तो व्यक्तिगत अंतर को भी हम ध्यान में रखते हैं। अब देखिए, वो तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक हमने देख लिया। अब हम देखेंगे जो अडोलेसेंट लर्नर्स होते हैं उनका। अडोलेसेंट लर्नर कौन है? देखिए, आप जैसे आपने सुना होगा ना कि किशोरावस्था, तो वो यही है। अडोलेसेंट लर्नर मतलब ये हो जाता है कि लगभग 12 से 18 साल के भीतर के जो लोग हैं ना इनको अडोलेसेंट बोलते हैं। और इसे जो है ना बोला गया है तनाव और तूफान की अवस्था, यानी एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। ठीक, तो इसको क्या बोला जाता है? तनाव और तूफान का अवस्था बोला जाता है। ठीक, क्यों बोला जाता है? 12 से 18 साल में जो है ना बहुत सारे हार्मोनल चेंज आते हैं हमारे अंदर, बहुत सारे हार्मोनल चेंज आते हैं। ठीक, प्यूबर्टी आती है इसी बीच। ठीक, तो अलग अलग जैसे बॉयज़ के लिए प्यूबर्टी में जैसे आवाज़ जो है वो भारी हो जाएगा, फिर उनका जो है जो एक पूरा का पूरा जो होता है ना कि हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग करने लगते हैं, वो भी यहाँ पे डेवलप होता है। फिर अलग अलग बॉडीली चेंजेस आते हैं, प्यूबिक हेयर आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं, तो इससे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है पहले से ही। उसके बाद से क्या होता है कि एक अडल्ट में जो है ये चेंज होता है, तो एक ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड है ये। ठीक, ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड है, और ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड होने की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो लर्नर होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा कहते हैं कि भाई टेंस होता है, उसके अंदर काफ़ी स्ट्रेस होता है, और इसीलिए इसे बोला गया है तनाव और तूफान की अवस्था। तो इसको समझते हुए हमें अपना पूरा का पूरा ये जो भी उनके हिसाब से हम कोर्स डिज़ाइन करें, उनके हिसाब से उनको लर्निंग स्टाइल्स ऐसा प्रोवाइड करें कि बेहतर लर्निंग उनका हो सके। तो देखिए, इसमें हम देखते हैं सबसे पहले एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स किसके? एडोलसेंट लर्नर्स के। इनकी जो शैक्षणिक विशेषताएं हैं, इसमें पहला है हमारा संज्ञानात्मक क्षमताओं में वृद्धि, यानी इंक्रीज्ड कॉग्निटिव एबिलिटीज। इसमें क्या होता है ना कि जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है ना, जो अमूर्त सोच है, ठीक, उनका उसका डेवलपमेंट होता है किसमें? एडोलेसेंस के एज में जो अमूर्त सोच है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का डेवलपमेंट होता है। तो आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि देखिए कॉन्क्रीट थिंकिंग जो है ना ये मिडिल एज में होता है, और जैसे आप जो है ना एडोलेसेंट वाले एज में आते हो ना तो इसे लेटर चाइल्डहुड भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, मतलब ऐसी चीज़ों के बारे में आप सोच पाते हो, ऐसे अमूर्त चिंतन कर पाते हो, जो चीज़ें आप छू नहीं सकते हो, जिसे टच एंड फील ना कर सको, फिर भी आप उसके बारे में सोच सकते हो। ठीक, तो फॉर एग्जांपल जैसे कोई थ्योरी के बारे में मैंने आपको पढ़ा, जैसे आपने पढ़ाया एडोलसेंट लर्नर्स को, तो थ्योरी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि E = mc², जैसे ये एक आइंस्टाइन का फॉर्मूला है, ठीक है, एनर्जी मास का रिलेशन शो करता है E = mc²। तो ये फॉर्मूला अगर मैं आपको बता रहा हूँ ना तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है। ठीक, एब्स्ट्रैक्ट है, इसका कोई कॉन्क्रीट चीज़ आपको इसका नहीं दिखेगा। अगर मैं आपको बताऊँ जैसे V = U+AT एक फॉर्मूला है, ठीक, तो ये जो है ना ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है ना। जैसे एक होता है स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, ये आपको फॉर्मूला, एक इसका ये फॉर्मूला होता है। तो ये जो है ना ये क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ होती है क्योंकि ये फॉर्मूला है, इसका कोई कॉन्क्रीट चीज़ तो है नहीं, है ना। तो इस टाइप का जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, इसके साथ साथ अगर मैं कोई चीज़ इमेजिन करने के लिए आपको बोलूँ कि इमेजिन करिए कि एक जो है
बहुत बड़ा डैम है तो उसकी कैपेसिटी इतनी है। ये सारी चीज़ें जो है ना, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है ना, ये इसी अडोलेसेंट वाले एज में डेवलप होने लगता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी डेवलप होता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज हो जाता है और इसके कैरेक्टरिस्टिक ये हैं कि इंक्रीज्ड कॉग्निटिव एबिलिटी में, यानी कि जो संज्ञानात्मक क्षमताओं में वृद्धि है ये होने लगता है अडोलेसेंस वाले एज में। इसके साथ साथ जो सब्जेक्ट एक्सप्लोरेशन है यानी विषय का अन्वेषण है, ये भी होता है एडोलेसेंट वाले एज में। यानी कि अलग अलग एकेडमिक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ने लगता है लर्नर्स का। ठीक है, अलग अलग वो कैरियर पाथ चूज करने के लिए अभी से सोचने लगते हैं कि वेदर दे आर गोइंग टू बी एन इंजीनियर और अ डॉक्टर और अ साइंटिस्ट और अ एजुकेटर, क्या बनना चाहते हैं वो समझने लगते हैं, अपने आप को सोचने लगते हैं, एक्सप्लोर करने लगते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स को। तो ये है, देखिए हमने बात किया था ना कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड है, इसे भी ट्रांजिशन पीरियड भी कहा जाता है। ठीक है, ट्रांजिशन क्यों होता है कि देखिए जैसे वो क्या है ना कि एक चाइल्ड से एडल्ट की तरफ जो है उनका ट्रांजिशन हो रहा है। तो इसके साथ साथ अगर हम एक एकेडमिक वे में देखें तो ये कॉन्क्रीट सोच जो है ना, जो मूर्त चिंतन जिसे बोलते हैं, मूर्त मूर्त चिंतन से क्या करते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं यानी अमूर्त की तरफ। तो मूर्त से अमूर्त की तरफ बढ़ते हैं। इस एज में, अडोलेसेंट वाले एज में लर्नर्स जो है वो बढ़ते हैं। तो ये जो है ना कि एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड माना जाता है, एक ट्रांजिशनल पीरियड माना जाता है। तो देखिए एक कीवर्ड भी है, अगर आपको कहीं भी ट्रांजिशनल पीरियड आ जाए तो ये अडोलेसेंट के बारे में बात हो रहा है। देखिए आगे अगर हम बात करें अडोलेसेंट लर्नर के सोशल कैरेक्टरिस्टिक यानी सामाजिक विशेषताएं की, तो जो सामाजिक विशेषताएं हैं इनमें सबसे पहले भाई इन पे पीयर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। आप भी देखते होंगे, अगर आपके घर में कोई 12 या 14 15 16 साल का अगर कोई भी बच्चा है, तो वो क्या करेगा, उसके पीयर्स का मतलब उसके साथियों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा उसके जो है व्यवहार पे, कि उसके साथी क्या पहन रहे हैं, क्या ओढ़ रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं और किन के साथ रह रहे हैं, क्या उनका स्टाइल है, हर चीज़ को वो कॉपी करना चाहेगा। क्यों कॉपी करना चाहेगा, देखिए यहाँ पर जो है ना वो ग्रुप में वो शामिल होना चाहेगा। ठीक है, तो जिसे बोलते हैं ना कि वो क्या करेगा कि एक ग्रुप में अपने आप को उस ग्रुप में लाने के लिए वो सारी चीज़ें करेगा जो उसके फ्रेंड्स कर रहे हैं। तो एक पीयर इन्फ्लुएंस यहाँ पे बढ़ता है। तो यहाँ इस एज में, एडोलेसेंट वाले एज में, अगर हम सोशल कैरेक्टरिस्टिक यानी सामाजिक विशेषताओं में देखें तो इसका स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट जो उसके पीयर्स का है वो उस एडोलेसेंट लर्नर पे पड़ता है। और वेदर इट इज़ गोइंग टू बी सोशल बिहेवियर और लर्निंग चॉइस, क्या वो पढ़ रहा है, उसके दोस्त क्या पढ़ रहे हैं, उससे भी ये डिपेंड करता है। और इसके साथ साथ उसका सोशल बिहेवियर कैसा है। अगर हम इसके दूसरे पॉइंट पे देखें तो आइडेंटिटी फॉर्मेशन होने लगता है, खुद को पहचानने लगता है। इसमें बच्चा जो है वो अपने खुद की आइडेंटिटी फॉर्म करता है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी इसी एज में आगे फॉर्म करता है यानी अडोलसेंट वाले एज में। तो वो एक्सप्लोर करता है, चीज़ों को समझता है और खुद की आइडेंटिटी फॉर्म करने लगता है, क्योंकि वो एक ट्रांजिशन में है, ट्रांजिशन पीरियड में है। इसके साथ साथ उसके सोशल रिलेशनशिप भी होने लगते हैं। ठीक है भाई, पहले क्या होता था कि वो एक जो है चाइल्ड था, तो चाइल्ड जो है अपने फैमिली में ही बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता था। लेकिन अब उसके खुद के भी रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। हो सकता है कि उसके रिलेशनशिप बॉयज़ के साथ, गर्ल्स के साथ जो है हो चुके हों, और अब जो है बियॉन्ड द फैमिली भी वो रिलेशनशिप को देखता है और सीरियस लेता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना कि जो परिवार से परे वो रिश्तों को देखता है, और वो इसी एज में स्टार्ट हो जाता है। अगर हम अडोलेसेंट लर्नर के अगले कैरेक्टरिस्टिक यानी इमोशनल एस्पेक्ट को देखें, देखिए हमने पहले कॉग्निटिव देखा, फिर सोशल देखा, अब इमोशनल देख रहे हैं। तो जो भावनात्मक विशेषताएं हैं इनमें सबसे पहला है कि इमोशनल इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है इस एज में, क्योंकि जो जो ये एडोलेसेंट का एज है, यानी सॉरी, तो जो ये एडोलेसेंट का एज है, ये एक सेकेंड, इसमें कुछ प्रॉब्लम, हाँ, तो ये 12 से जो 18 साल वाला जो एज है ना, इसमें इमोशनल इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी भावनात्मक जो तीव्रता है वो बहुत ज़्यादा होती है। और इससे क्या होता है ना कि हाइटेंड इमोशंस, जो इमोशन है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाइट हो जाते हैं, और सेंसिटिविटी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे बच्चा या तो बहुत ज़्यादा शाई हो जाएगा, या तो बहुत ज़्यादा वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। और वो जो है ना, या तो बोलते हैं ना कि या तो सुधर जाएगा या बिगड़ जाएगा। इस एज में बच्चा यही होता है। अगर वो पढ़ने में अच्छा हो गया तो फिर वो बहुत अच्छा हो जाएगा इस एज में। अगर वो यहाँ पर जो है उसका कहीं और वो कोई गलत संगत में पड़ गया तो वो फिर बिल्कुल ही बिगड़ जाएगा, है ना।
अगर बच्चा साई हो गया तो फिर वो बहुत ज़्यादा शर्मिला हो जाएगा, लेकिन अगर वो एक्टिव हो गया, बहुत ज़्यादा जो है वो घुल मिल रहा है सबसे, तो फिर वैसा ही हो जाएगा। तो इमोशनल इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, सेंसिटिविटी भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो काफ़ी संवेदनशीलता होती है, और इसकी वजह से हमें बहुत ध्यान से ऐसे लर्नर्स को हैंडल करना होता है, इस एज के लर्नर्स को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए आइडेंटिटी क्राइसिस, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आइडेंटिटी क्राइसिस वाला, और एक ये कीवर्ड भी है, ठीक है। कहीं भी अगर आपको आइडेंटिटी क्राइसिस दिखता है तो आप समझ लीजिए कि एडोलेसेंट लर्नर्स के बारे में बात हो रहा है। देखिए यहाँ पर अपने खुद के पहचान को, अपने जो सेल्फ आइडेंटिटी है ना, उसको लेके बच्चा काफ़ी ज़्यादा इमोशनल स्ट्रगल में होता है, ठीक है। क्योंकि क्यों ये भावनात्मक संघर्ष में होता है, क्योंकि देखिए सोसाइटल एक्सपेक्टेशन होती हैं बच्चे से, ठीक है, अच्छा करने का। एकेडमिकली अगर हम देखें तो एकेडमिकली, स्पोर्ट्स में देखें तो ये सारी चीज़ें इसके ऊपर एक तरीके से ना कह दे कि एक अपेक्षा लोग इनसे करने लगते हैं, और इससे वो इमोशनली काफ़ी स्ट्रगल फेस करता है, जो जो बहुत ज़्यादा भावनात्मक तरीके से संघर्ष जो है वो उनका सामना करना पड़ता है इस एज में, और इसीलिए आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है। यहाँ पे बच्चा जो है ना वो पहचान संकट में पड़ जाता है, अपने आप को जो है खोजना चाहता है। अगर वो उसको जो है अपने इंटरेस्ट की चीज़ें नहीं मिलती हैं तो बहुत ज़्यादा फिर वो जो है डिप्रेस भी हो सकता है इस एज में। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो स्वायत्तता की आवश्यकता भी होती है, यानी नीड फॉर ऑटोनॉमी भी इस एज में दिखती है। यहाँ पे बच्चा जो है अपने आप को खुद को इंडिपेंडेंस जो है वो करने का डिज़ायर करता है, यानी कि जो स्वतंत्रता और निर्णय लेने की इच्छा जो है ना, डिसीजन मेकिंग वो खुद का कर सकता है, स्टार्ट कर देता है करना, और इंडिपेंडेंट रहना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। वो खुद के डिसीजंस भी लेने लगता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक जो है ना एडोलेसेंट लर्नर्स के इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक में आता है। अब हम बात करें अगर कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक की, तो सबसे पहले हमने देखा हुआ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो अमूर्त सोच है वो उसका डेवलपमेंट होने लगता है। तो कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जो है ये सोचने लगता है लर्नर। मेटा कॉग्निशन मतलब थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, क्या होता है कि खुद सेल्फ अवेयरनेस, स्वयं के बारे में जो है ना वो काफ़ी आत्म जागरूक हो जाता है, वो डेवलप करने लगता है। जो लर्नर है वो सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करने लगता है, और खुद के लर्निंग प्रोसेस को समझने लगता है कि वो कैसे जो है सीखता है, उसके बारे में समझने लगता है, ठीक। और खुद के समझने की प्रक्रिया के बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से वो समझ जाता है कि कैसे वो सीखता है, ठीक है। तो मेटा कॉग्निशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस बार जो है जो नेट जेआरएफ का पेपर होता है उसमें भी आया था। देखिए मेटा कॉग्निशन का मतलब क्या होता है कि थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, मतलब आप क्या सोच रहे हो इसके बारे में भी अगर आप सोच पा रहे हो, ठीक है, तो इसे मेटा कॉग्निशन बोलते हैं। और इसको जो है एक तरीके से देख सकते हैं कि वो लेयर वाइज है, कि मतलब आप खुद के बारे में ही खुद से सोच रहे हो, ठीक है, तो उसे मेटा कॉग्निशन कहते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग जो है ना, यानी कि आलोचनात्मक सोच जो है ये डेवलप हो जाती है इस एज में, और ठीक बच्चा जो है ना वो एनालाइज कर पाता है, इवेलुएट कर पाता है इन्फॉर्मेशन को। तो जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं वो डेवलप हो जाती हैं बच्चे की, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स डेवलप हो जाती हैं, और इस वजह से वो क्या कर पाता है, वो इनोवेटिव तरीके से, क्रिएटिव तरीके से, ठीक है, वो इनोवेशन और क्रिएशन कर पाता है, इनोवेटिव और क्रिएटिव तरीके से चीज़ों को कर पाता है, नाइव तरीके से, ठीक है। नाइव मतलब नए तरीके से, नए ढंग से, जो पारंपरिक ढंग यानी जो क्लासिकल अप्रोच है उससे हट के कुछ नया करना चाहता है, तो वो भी यहाँ पे डेवलप हो जाता है लर्नर के अंदर। तो देखिए हमने एडोलसेंट लर्नर के तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए, अब हम देखते हैं अडल्ट लर्नर्स के, ठीक है। तो जो अडल्ट लर्नर्स हैं यानी कि जो 18 प्लस हो जाते हैं, उनका क्या क्या एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक होता है, यानी कि जो शैक्षणिक विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले तो भाई रेलेवेंस, ठीक, यानी प्रासंगिकता। क्या होता है कि जो जो लर्निंग है ना वो डायरेक्टली एप्लीकेबल होता है पर्सनल या फिर प्रोफेशनल गोल से। देखिए इस एज में आके जो अडल्ट लर्नर्स हैं उनको पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा खोजने की जरूरत नहीं है। देखिए वो जो ट्रांजिशन पीरियड है ना उससे आगे आ चुके हैं, ये ट्रांजिशन पीरियड नहीं है, ये जो है ना अब काफ़ी ज़्यादा स्टेबल पीरियड हो जाता है, स्टेबिलिटी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। फॉर एग्जांपल देखिए आप अगर किसी सब्जेक्ट आप फर्ज करिए कि एजुकेशन सब्जेक्ट के स्टूडेंट, तो आपको पता है कि मुझे भाई या तो मैं बीएड कॉलेजेस में पढ़ा सकता हूँ या फिर मैं बीए एमए एजुकेशन में पढ़ा सकता हूँ, और इसके लिए आप अपना पाथ जो है तलाश रहे हो, आप नेट जेआरएफ क्लियर करना चाहते हो ताकि आप जो है वो प्रोफेसर बन सको, असिस्टेंट प्रोफेसर में आपका जॉब लग सके, ठीक।
तो क्या है कि आपका गोल जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिसाइडेड है, आपका गोल जो है काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। तो जो पर्सनल और प्रोफेशनल गोल है ना ये काफ़ी क्लियर होते हैं यहाँ पे। इसके साथ साथ जो लाइफ का एक्सपीरियंस है ना वो भी होता है, जो जीवन का अनुभव है वो होता है। तो खुद के अनुभव को लगा के और लर्निंग प्रोसेस में आदमी इन्वॉल्व होता है यहाँ पे। तो जो भी आपकी सीखने की प्रक्रिया है ना इसमें आपके खुद के अनुभव भी काम आते हैं, अगर आप एडल्ट लर्नर्स के बारे में बात करें। और तीसरा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। तो जो एडल्ट लर्नर्स है ना वो खुद सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग करते हैं, यानी स्वनिर्देशित शिक्षा करते हैं। तो यहाँ पर टीचर की जो डिपेंडेंसी है ना उनकी वो बिल्कुल ही ना के बराबर हो जाती है। वो टीचर पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, वो अपने सोर्स जो है वो खुद के वो तलाशते हैं और उससे वो सेल्फ जो है पेस्ड लर्निंग करते हैं, जो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग करते हैं। खुद से ही वो पढ़ते हैं और खुद से ही सारी चीज़ें वो कर लेते हैं। ठीक है, तो अपने आप के जो भी लर्निंग है उसको खुद की इनिशिएटिव लेना, खुद ही स्टार्ट करना और खुद ही रिस्पॉन्सिबल होना खुद के लर्निंग को। देखिए इसमें कोई आपको वर्क नहीं देता है, कोई क्लास वर्क होमवर्क नहीं होता है, ये सारी चीज़ें, ये सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। खुद आपको लगने लगता है कि हाँ मेरी कुछ जिम्मेदारी है और मुझे स्वयं ही सीखने के लिए पहल करना होगा। ये होता है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में। अब आ जाते हैं हम सोशल कैरेक्टरिस्टिक पे। तो जो सामाजिक विशेषताएं हैं ना इनमें सबसे पहले कि भाई वैरिड बैकग्राउंड्स, ठीक, अलग अलग लाइफ एक्सपीरियंस आपको हो गया होता है एज एन एडल्ट। तो आप क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा जो है विविध जीवन अनुभव की वजह से और विविध पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड की वजह से आप जो है ना आपका सोशली जो है वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि सीखने के लिए जो काफ़ी फोकस्ड रहते हो। आपको पता होता है आपके अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से कि आपको किन तरीक़ों से सीखना है। इसके साथ साथ कोलैबोरेटिव लर्निंग के बारे में अगर हम बात करें यानी कि सहयोगात्मक शिक्षण, तो ये एक विशेषता हो जाती है एडल्ट लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक में कि जो आप जो है ना वैल्यू करने लगते हो कोलैबोरेशन को और कोऑपरेटिव लर्निंग एक्सपीरियंस को। आप ये समझने लगते हो कि हाँ टीम वर्क अगर मैं करता हूँ तो वो जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि देखिए 1 और 1 जो है ना 11 होने लगता है। मतलब क्या होता है इसका कि देखिए आप जो है ना ऐसा नहीं सोचते हो कि मैं अगर किसी के साथ काम करूंगा तो वो जो है आपका इम्पोर्टेंस कम हो जाएगा, ऐसा सोच आपका खत्म हो जाता है। आपको पता लग जाता है कि हाँ टीम वर्क करने से ही मैं कुछ बड़ा कर पाऊंगा, तो कोलैबोरेटिव लर्निंग आप करने लगते हो। इसके साथ साथ आपका खुद का नेटवर्क हो जाता है, जो प्रोफेशनल व्यावसायिक नेटवर्किंग आप करने लगते हो, खुद के कनेक्शंस डेवलप करने लगते हो ताकि आप कैरियर में काफ़ी एडवांस हो सको, काफ़ी उन्नति कर सको अपने करियर में। इसके लिए आप कनेक्शंस बिल्ड करने लगते हो। तो देखिए ये सोशल कैरेक्टरिस्टिक की बातें हम कर रहे थे, यानी सामाजिक विशेषताएं। अब हम चलते हैं अपने इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर्स। तो जो इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक है यानी जो भावनात्मक विशेषताएं हैं, इनमें सबसे पहला है कि भाई सीखने के लिए अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन फॉर लर्निंग। ठीक, तो जो गोल ओरिएंटेड लर्निंग है ना वो खुद के यानी आप पर्सनल और प्रोफेशनल एस्पिरेशन के साथ करते हो। ठीक, तो यानी कि मोटिवेशन के लिए आपको कहीं बाहर नहीं देखना पड़ता, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की जरूरत पड़ना जो है अडल्ट लर्नर्स के लिए कम हो जाता है। आप खुद सोचते हो कि भाई आपका गोल क्या है। आपका गोल अगर है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, तो आपको पता है कि मैं अगर नेट और जेआरएफ क्लियर कर लूँगा तो मैं जो है एक स्टेप आगे चला जाऊँगा। अगर मैं जेआरएफ क्लियर करता हूँ तो मैं फेलोशिप के लिए भी जो है एलिजिबल हो जाऊँगा। तो ये भी आपको पता है और इस वजह से आप एक गोल आपको दिख रहा है और उसके लिए आप जो है लर्निंग स्टार्ट कर देते हो। और इससे आपका पर्सनल और प्रोफेशनल जो एस्पिरेशंस हैं यानी कि जो भी आपकी आकांक्षाएं हैं, जो व्यक्तिगत हों या व्यावसायिक हों, तो वो ज़रूर पूरी होती हैं। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो टाइम मैनेजमेंट आप बेहतर कर पाते हो। आप सीख जाते हो कि कैसे काम को, अपने परिवार को और अपने अलग दूसरे जो जो भी आपकी जो है जिम्मेदारियां हैं उनको कैसे बैलेंस करना है। तो आप बैलेंसिंग सीख जाते हो। ठीक है, बैलेंस करना सीख जाते हो कि कैसे बैलेंस करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है। इसके साथ साथ रेजिलियंस यानी कि लचीलापन आ जाता है आपके अंदर, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। आप जो है ना चैलेंजेस से घबराते नहीं हो। ठीक है, और सेटबैक्स से अगर आपको कोई फेलियर देखना पड़ा, अगर कोई सेटबैक देखना पड़ा तो उससे घबराते नहीं हो, बल्कि चुनौतियों का डट के सामना करते हो और असफलताओं को अपने सफलताओं की सफलता की सीढ़ी बना लेते हो। आप समझते हो कि वो एक लर्निंग जर्नी है, यही एक सीखने की जो है यात्रा है और इसमें आपको सेटबैक्स भी आएंगी, आपको चैलेंजेस भी फेस करने पड़ेंगे, बट आपको फ्लेक्सिबल रहना होगा और इतना सोच के चलना होगा कि देखिए आगे बढ़ना है तो ठोकर तो लगेगा ही। तो ये अडल्ट लर्नर्स के लिए इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स थे यानी भावनात्मक विशेषताएं। अब हम बढ़ते हैं
अडल्ट लर्नर्स के लिए कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, यानी कि संज्ञानात्मक विशेषताएं क्या क्या होती हैं अडल्ट लर्नर्स की। तो देखिए, संज्ञानात्मक विशेषताओं में हम देखें तो सबसे पहले भाई प्रायर नॉलेज होता है। देखिए, अडल्ट लर्नर है और अडल्ट लर्नर में पहले से जो पूर्व ज्ञान है उसकी कोई कमी नहीं होती है, पूर्व ज्ञान भरपूर होता है, ठीक। और जो उनका मौजूदा ज्ञान होता है ना, उनको क्या करता है कि नए जो उनके लर्निंग एक्सपीरियंसेस है ना, उनको एनहेंस करता है, ठीक। इंटीग्रेट करता है क्या, अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज को, जो भी उनके पास नॉलेज है, मौजूदा ज्ञान है, उनको यूज करके अपने नए लर्निंग एक्सपीरियंस को जो है और बेहतर बनाते हैं ये, ठीक। तो ये होता है प्रायर नॉलेज का फ़ायदा। दूसरा है जो अडल्ट लर्नर्स के लिए जो है एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है, वो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ठीक। तो अडल्ट लर्नर्स क्या फोकस करते हैं कि थ्योरी से ज़्यादा वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे, ठीक है, ताकि अपने जो भी नॉलेज वो गैदर कर रहे हैं उसको जो है ना वो अप्लाई कर सकें रियल लाइफ में भी। तो ये भी एक जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अडल्ट लर्नर्स का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक साबित होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए, प्रॉब्लम सेंटर्ड जो होता है ये एडल्ट लर्निंग होता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम सेंटर्ड क्या होता है कि जो लर्निंग है ना, यानी कि जो सीखने की जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, इसको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेशन तरीके से देखते हैं। यानी कि जो सीखना है ना, उसको आप समस्या समाधान की तरह देखते हो कि कैसे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेड लर्निंग करो, कि कोई भी ऐसा लर्निंग ना करो कि जिसका रियल लाइफ सिचुएशन में यूज़ ना हो, ठीक। तो प्रायर नॉलेज हमने देखा कि सबसे पहले प्रायर नॉलेज का यूज़ करते हैं एडल्ट लर्निंग में एडल्ट लर्नर्स। इसके साथ साथ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो सके, स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा जोर होता है, अपने आप को प्रोफेशनल डेवलप कर सको, स्किल्स कुछ सीख सको। और प्रॉब्लम सेंट्रिक जो है लर्निंग होता है कि लर्निंग ऐसा लो जिसका आप रियल लाइफ में भी इस्तेमाल कर सको, उसका यूज़ कर सको। तो ये था जो संज्ञानात्मक विशेषताएं हैं, यानी कि जो कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक है अडल्ट लर्नर्स के। तो देखिए, हमने एडोलसेंट लर्नर्स के बारे में समझा। हमने देखा कि वो एक ट्रांजिशनल पीरियड है जहाँ पे क्या है कि मूर्त से अमूर्त की तरफ, यानी कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ, मूर्त से अमूर्त की तरफ, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ लर्नर्स आते हैं। और जो है धीरे धीरे करके वो क्या करते हैं, वो एक ट्रांजिशन में होते हैं और वो जो है खोजते हैं, तलाशते हैं अपने करियर पाथ को। वो देखते हैं कि उनके लिए क्या बेस्ट है, लेकिन उसी समय वो काफ़ी स्ट्रेस्ड भी होते हैं और हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा शाई भी हो जाएं और हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा जो है एक्टिव होकर बहुत बेहतर भी कर पाएँ। तो वो एक अडोलेसेंस का जो है वो पूरा स्टेज एक ट्रांजिशनल पीरियड है। वही अगर एडल्ट लर्नर्स हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है स्टेबल होते हैं और उनको प्रायर नॉलेज होता है। जो अडल्ट लर्नर्स हैं वो अपने प्रायर नॉलेज के बेस पे उसको एक बेस बना के और आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ जो अडल्ट लर्नर्स होते हैं वो प्रैक्टिकल स्किल्स को सीखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो अडल्ट लर्नर्स जो होते हैं ना, उनमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आगे अपने लर्निंग को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, हमने अडल्ट लर्नर्स और एडोलेसेंट लर्नर ये दोनों के ही विशेषताओं को देखा हमने। अब हम देखते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी व्यक्तिगत जो भी अलग अलग डिफरेंसेस, मतभेद होते हैं उसको। तो सबसे पहले देखिए लर्निंग स्टाइल्स, ठीक। तो अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स हम यूज़ कर सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस को केटर करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि ऑडिटरी, ठीक है, कोई ऐसा है जो कि सुन नहीं सकता है, तो उसके लिए हम जो है विजुअल एड्स उसके लिए प्रोवाइड करेंगे, भाई देख के वो समझे। जो ऐसा है जो सुन तो सकता है लेकिन देख नहीं सकता है, तो उसके लिए ऑडिटरी एड्स हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो हमारा, देखिए यहाँ पे मैंने हिंदी में भी इसको किया है। तो देखिए, जो श्रवण कौशल है, ठीक है, श्रवण कौशल, दृश्य कौशल, गतिज शिक्षण आदि के लिए विभिन्न प्राथमिकताएं हम देते हैं। और जो बुद्धिमत्ता है उस पर हम ध्यान देते हैं बुद्धि के विभिन्न रूप, जैसे विश्लेषणात्मक, इसके साथ साथ रचनात्मक और व्यवहारिक। यानी कि अगर हम देखें तो अलग अलग टाइप के इंटेलिजेंस जो है उसका यूज़ किया, जैसे एक तरीके से देखें तो एनालिटिकल, क्रिएटिव, प्रैक्टिकल, इन टाइप के इंटेलिजेंस का हम यूज़ करके इंडिविजुअल डिफरेंस को कैटर कर सकते हैं। देखिए, अलग अलग बैकग्राउंड से जो है वो बच्चे आते हैं, तो जैसे अलग अलग बैकग्राउंड के हो सकता है कि भाई कोई बहुत ज़्यादा एनालिटिकल माइंडेड हो, कोई ज़्यादा क्रिएटिव हो और कोई ज़्यादा प्रैक्टिकल हो। तो वहीं पे अगर हम बात करें कि बहुत कई लोग ऐसे होंगे कि जिनको जो है ना कोई मेंटल इलनेस हो, ठीक है, मेंटल इलनेस हो। बहुत सारे ऐसे होंगे जिसको कोई कॉग्निटिव डिसेबिलिटी हो, ठीक है, ठीक है, मेंटल डिसेबिलिटी हो।
तो उसको भी आप केटर कर सकें। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आता है कि अलग अलग टाइप के लर्नर्स हो सकते हैं, अलग अलग लर्नर्स अलग अलग लर्निंग स्टाइल से सीख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो कल्चरल बैकग्राउंड जो है ना वो अलग अलग हो सकता है कि एक बहुत ही गरीब परिवार से भी आपके पास कोई आए, हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा अमीर परिवार से आए, हो सकता है कोई जो है पहाड़ी कल्चर से आ रहा है तो उसका पर्सपेक्टिव बहुत अलग है, ठीक, और उसके सीखने का तरीका भी अलग है, एटीट्यूड भी अलग है। और हो सकता है कोई प्लेन्स से पहाड़ी में गया है तो पहाड़ियों के बीच में उनको पढ़ना पड़ रहा है, तो उसका उसका जो है पूरा तजुर्बा अलग हो, और इसकी वजह से हमें सबको केटर करना है। हमें जो है किसी को जो है इसमें मतभेद नहीं करना है किसी के साथ, ठीक है। जो जो भी चाहे सांस्कृतिक पृष्ठभूमि रही हो, हमें कुछ भी जो है व्यक्तिगत मतभेद नहीं करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ हम देखें तो व्यक्तिगत जो विशेषताएं हैं, यानी कि जो पर्सनालिटी ट्रेट्स अगर हम देखें तो व्यक्तिगत लक्षण हम देखें तो देखिए सबसे पहले इंट्रोवर्ट कोई हो सकता है, कोई एक्सट्रोवर्ट हो सकता है, ऐसा कोई हो जो बोलता ही ना हो क्लास में, और ऐसा भी कोई हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा बोलता हो। इसके साथ अलग अलग पर्सनालिटी फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि लर्निंग प्रेफरेंसेस को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रख के और उसके बाद अपने लर्निंग अपने लेसन प्लान को बनाना होता है, अपने लर्निंग स्टाइल को वैसे ही एडजस्ट करना होता है, और किसी भी तरीके का मतभेद नहीं करना होता है, और इसके साथ साथ कोई भी बायसनेस नहीं करना होता है, किसी भी तरीके का झुकाव हमें किसी एक लर्नर, चाहे वो पढ़ने में बहुत तेज हो चाहे वो पढ़ने में बहुत स्लो हो, हमें एक बैलेंस क्रिएट करना होता है, ठीक है। तो ये बैलेंस ज़रूरी है, चाहे कोई भी पृष्ठभूमि हो, चाहे कैसे भी लक्षण हो, चाहे बुद्धिमत्ता का कौशल कुछ भी हो, कितना भी ज़्यादा बुद्धिमान और या फिर कितना भी मंद बुद्धि हो, आपको जो है कोई डिफरेंस नहीं करना होता है। ये एज अ टीचर आपको करना होता है, और स्टूडेंट्स में काफ़ी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकती हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो देखिए ये हमारा जो है ना, एक तरीके से देखो तो ये आज का कंक्लूजन है, जो भी हमने पढ़ा उसका एक कंक्लूजन यहाँ पे हम देखते हैं। तो देखिए क्या क्या विशेषताएं होती हैं एक अच्छे शिक्षार्थी की, ठीक है। तो एक बढ़िया एक अच्छे, अगर यहाँ पे हम देखें तो देखिए एक अच्छे शिक्षार्थी की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो सबसे पहला कि भाई जिज्ञासु हो, क्यूरियोसिटी हो उसके अंदर। देखिए क्यूरियस हो और क्वेश्चंस आस्क करे, ठीक है, अलग अलग सवाल पूछे, अलग अलग प्रश्न पूछे। दूसरा भाई अनुकूलनशीलता हो, यानी अडेप्टेबिलिटी हो, वो जो है ना, जो परिवर्तन है, जो नए नए विचार हैं उसको अपनाए, उसको एम्ब्रेस करे, है ना, तो उसको उससे भागे ना। तीसरा लर्नर का जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो परसिस्टेंट है, यानी दृढ़ता है, वो लगातार डटा रहे, वो परजीवर करे, चैलेंजेस से भागे ना, है ना, चुनौतियों का सामना करे, चुनौतियों से ना भागे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है। देखिए चौथा है क्रिटिकल थिंकिंग। किसी भी एक तरीके का झुकाव और एक तरीके का सोच आपकी सोच को ब्लॉक करता है, तो इसीलिए आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखना होगा। देखिए लर्नर आप भी हो, है ना, मैं भी हूँ, आप भी लर्नर हो, वो कोई भी हो सकता है। तो देखिए एनालाइज और रीजन कीजिए इफेक्टिव तरीके से, एक तरीके से देखें तो प्रभावी ढंग से विश्लेषण करिए और तर्क शक्ति पर ध्यान दीजिए, ठीक। क्रिटिकल थिंकिंग जरूरी है। इसके साथ साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी प्रभावी संचार हो, जो संचार हो एक बेहतर ढंग से हो, विचारों को अपने स्पष्ट रूप से जो है व्यक्त कर सके, एक्सप्रेस कर सके अपने थॉट्स को बहुत ही क्लियरली, कंसाइजली। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो आत्म जागरूकता हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ अवेयरनेस, खुद के बारे में आप जाने, अपने स्ट्रेंथ को जाने, अपने वीकनेसेस को जाने कि क्या क्या आपके स्ट्रेंथ हैं, क्या क्या वीकनेसेस हैं जिनके ऊपर आप काम करके उनको स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं। तो देखिए अपने ताकत और अपने कमजोरियों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ अवेयरनेस इज इंपॉर्टेंट, एक लर्नर के लिए तो बहुत जरूरी है, ताकि आप जो है ना वो गैप देख सके जिसको फिल करना है। और देखिए हर इंसान, कोई भी परफेक्ट नहीं है, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खामियां होती हैं, और उस खामियों को जो है कैसे आप भरे और कैसे उन खामियों को अपने खूबियों में बदल दें, यही एक लर्नर की असली विशेषता होती है। तो देखिए आज हमने बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा, लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक को हमने देखा, अडल्ट लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को, अडोलेसेंट लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक को, और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने देखा। और आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो, ये हमारा जो है काम पसंद आ रहा हो। और देखिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं हम लोग, आपको ये कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए मैं पर्सनल लेवल पे बहुत मेहनत करता हूँ। देखिए इतने बेहतर तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ। आपके कोई भी जानने वाले अगर पेपर 1 यूजीसी नेट का पेपर 1 का बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, पेपर 1 तो कॉमन ही रहता है। तो देखिए आप हमारे एकलव्य बैच से जुड़ सकते हैं। हमारा एकलव्य बैच जो है
ये ज्ञानस्थली क्लासेस पे चल रहा है। इसमें 1500 रुपये मात्र, ठीक है, ओनली 1500 रुपीज़ में आपको हम जो है क्लास दे रहे हैं, इसके साथ साथ क्लास के नोट्स दे रहे हैं PDF फॉर्म में, और आपको जो है क्विज़ मिलेगा, आपको जो है PYQ सॉल्व कराए जाएंगे, और जैसे जैसे एग्ज़ाम के हम नज़दीक आएंगे ना, तो उस टाइम पे आपको मैराथन भी देखने को मिलेगा, है ना। और इसके साथ साथ 24/7 आप जो है मैसेज करके जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, और जब भी हमारे ये जो नंबर दिया हुआ था मैंने आपको, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं जब भी आपको कोर्स परचेज करना हो या कोई भी क्वेरी कंसर्न हो, ठीक है। और इसके साथ साथ आप सोशल मीडिया पे यानी टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए ज्ञानस्थली क्लासेस को, और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को अगर आपको ये काम पसंद आया हो। और मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में टीचिंग एप्टीट्यूड के, और आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। अगर पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, बताइए कि कितने कम अफोर्डेबल रेट में आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसके ऊपर भी अगर आपको जो है डिस्काउंट चाहिए तो ये हमारा कूपन कोड है PS100, इसको आप यूज़ करिए और आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट इस 1500 रुपये पर भी मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आया हो, और मैं मिलता हूँ आपसे। टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस। थैंक यू वेरी मच।